महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर, भारतीय इतिहास के शायद दो सबसे बड़े नाम। लेकिन सोचिए, एक ऐसा मुद्दा था जिस पर ये दोनों महानायक बिल्कुल आमने सामने खड़े थे, और वो मुद्दा था जाति। उनके बीच का ये वैचारिक टकराव इतना जबरदस्त था कि उसने आज के भारत की राजनीतिक और सामाजिक जमीन ही तैयार कर दी। और देखिए, ये कोई 90 साल पुरानी इतिहास की बात नहीं है। ये बहस आज भी उतनी ही जिंदा है। क्यों? क्योंकि जातिगत भेदभाव कोई भूली बिसरी कहानी नहीं, बल्कि आज के भारत की एक कड़वी, चुभने वाली सच्चाई है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो वो सच में चौंका देते हैं। एक सर्वे में दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों की 39% गैर दलित हिंदू महिलाओं ने ये माना कि हाँ, उनके घर में छुआछूत का पालन होता है। और ये सिर्फ शहरों की बात नहीं है। यूपी, बिहार जैसे राज्यों में तो ये आंकड़ा 50% से भी ज्यादा है। मतलब समस्या की जड़ें कितनी गहरी है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आज हम जो आरक्षण जैसी नीतियां देखते हैं, या समाज में जो ये हकीकत है, इसकी जड़ें आखिर हैं कहाँ? जवाब हमें ले जाता है 1932 में, जब दो महानायकों के बीच एक ऐसा टकराव हुआ जिसने करीब 20 करोड़ लोगों का भविष्य तय कर दिया। तो चलिए इस कहानी के केंद्र में चलते हैं। यहाँ हैं दो महानायक जिनके रास्ते बिल्कुल अलग थे। एक तरफ महात्मा गांधी और दूसरी तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मकसद दोनों का एक था, भारत का भला। लेकिन उस भलाई तक पहुंचने का रास्ता, उस पर दोनों बिल्कुल सहमत नहीं थे। और उनके नजरिए में जो फर्क था वो जमीन आसमान का था। गांधी जी का मानना था कि छुआछूत हिंदू धर्म के अंदर ही एक पाप है, एक बुराई है, जिसे सामाजिक और आध्यात्मिक सुधार से दिल बदल कर ही मिटाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ ज्ञान के प्रतीक कहे जाने वाले अंबेडकर का तर्क था कि नहीं, ये कोई धार्मिक मसला नहीं, ये एक राजनीतिक समस्या है, और इसका हल भी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक अधिकार देने से ही हो सकता है। और इन दोनों के विवाद का जो सबसे बड़ा पॉइंट था, वो था पृथक निर्वाचक मंडल का आइडिया। अंबेडकर के लिए ये सिर्फ एक चुनावी सिस्टम नहीं था, ये दलित वर्गों के लिए अपने असली प्रतिनिधि चुनने का एकमात्र जरिया था। ऐसे नेता जो सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के प्रति जवाबदेह हों, किसी और के नहीं। और ये जो वैचारिक टकराव था, ये 1932 में अपने चरम पर पहुंच गया। एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे देश की धड़कनें रोक दी। तो हुआ ये कि गोल में सम्मेलनों में लंबी बहसों के बाद ब्रिटिश सरकार ने 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी, और इसमें उन्होंने अंबेडकर की सबसे बड़ी मांग मान ली। दलित वर्गों को अपना अलग निर्वाचक मंडल दे दिया गया। गांधी जी के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। उन्हें लगा कि ये फैसला हिंदू समाज को हमेशा के लिए बांट देगा, तोड़ देगा, और इसके विरोध में उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। ये कसम खाई कि जब तक ये फैसला वापस नहीं होता, वो अन्न का एक दाना भी नहीं लेंगे। लेकिन अंबेडकर अपनी बात पर अड़े रहे। उनका तर्क बिल्कुल साफ था कि अगर पृथक निर्वाचक मंडल नहीं मिला, तो जो भी दलित प्रतिनिधि चुना जाएगा, वो असल में उच्च जाति के बहुमत की कठपुतली बनकर रह जाएगा। वो कभी आजादी से फैसले ले ही नहीं पाएगा। अब जैसे जैसे गांधी जी की सेहत गिरने लगी, पूरे देश का दबाव अंबेडकर पर बढ़ने लगा। हर तरफ से यही आवाज आ रही थी कि कोई समझौता करो, कोई बीच का रास्ता निकालो। और यहीं पर हुआ वो ऐतिहासिक समझौता जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत बड़ा समझौता था। जैसा कि हम देख सकते हैं, अंबेडकर ने पृथक निर्वाचक मंडल की अपनी सबसे बड़ी मांग छोड़ दी, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर सीधी दोगुनी से भी ज्यादा 148 कर दी गई। 24 सितंबर 1932 को पूना की यरवदा जेल में इस समझौते पर दस्तखत हुए, जब गांधी जी वहीं बंद थे। और इस एक समझौते ने भारत की राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। तो इस समझौते का नतीजा क्या निकला? इसकी विरासत क्या है? ये आज भी हमारे साथ है, और इससे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आज भारत की संसद और विधानसभाओं में जो राजनीतिक आरक्षण की व्यवस्था है, जिसे हम रिजर्व्ड सीट्स कहते हैं, उसकी नींव, उसकी शुरुआत इसी पूना पैक्ट से हुई थी। ये उसी की सीधी विरासत है। लेकिन एक बात साफ है, अंबेडकर के लिए सिर्फ राजनीतिक सीटें मिलना ही सब कुछ नहीं था।
ये समझौता तो एक बड़ी सामाजिक क्रांति का बस एक हिस्सा था। उनका असली मंत्र तो कुछ और ही था। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, क्योंकि वो जानते थे कि सच्ची आजादी सिर्फ वोट देने से नहीं मिलती। अंबेडकर का जो आखिरी लक्ष्य था वो राजनीतिक अधिकारों से कहीं बड़ा था। वो था जाति का ही विनाश, और इसके लिए उनके पास एक क्रांतिकारी समाधान था, अंतरजातीय विवाह। उनका साफ मानना था कि जब तक खून के रिश्ते नहीं जुड़ेंगे तब तक ये जाति की दीवारें कभी नहीं टूटेंगी। और यही बात हमें आज एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि अगर लगभग 100 साल पहले हुए एक समझौते ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो दे दिया, तो फिर जाति के सामाजिक विनाश के लिए, उसे जड़ से मिटाने के लिए आखिर क्या करना होगा? ये सवाल आज भी भारत की यात्रा के केंद्र में बना हुआ है।